नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। आप सभी का मनीष वर्मा बायोलॉजिकल क्लासेस में स्वागत है। आप लोगों को आज लूसेंट के इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के क्वेश्चन कराऊंगा। ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो सकता है, इसलिए आप लोग बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक देखें। आज का पहला प्रश्न है, बच्चे में लिंग का निर्धारण कौन करता है? इसका बिल्कुल सही जवाब है पिता का गुणसूत्र, क्योंकि पिता में XY गुणसूत्र होते हैं, इसलिए पिता लिंग का निर्धारण करने के लिए उत्तरदायी होता है। आज का दूसरा प्रश्न है, कौन सा हार्मोन हृदय की गति को उत्तेजित करता है? इसका सही जवाब है थायरॉक्सिन, क्योंकि थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से निकलता है, क्योंकि थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है। आज का अगला प्रश्न है, आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण किस अंग द्वारा होता है? इसका सही जवाब है आइरिस। आइरिस मनुष्य के आँख के अंदर पाया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है वैसेक्टॉमी। इस तकनीक में शुक्रवाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है। आज का अगला प्रश्न है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है? इसका सही जवाब है मस्तिष्क में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, कैंसर की बीमारी में प्रयोग होने वाले रेडियो आइसोटोप कौन सा है? इसका सही जवाब है कोबाल्ट 60। आज का अगला प्रश्न है, मनुष्य में गतियों का नियंत्रण किस अंग द्वारा होता है? इसका सही जवाब है सेरिब्रम के द्वारा। सेरिब्रम मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। अगला प्रश्न है, शरीर का तापक्रम किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसका सही जवाब है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, गुणसूत्र किससे मिलकर बने होते हैं? इसका सही जवाब है DNA व प्रोटीन के। गुणसूत्र की खोज स्टारबर्गर ने की थी। अगला प्रश्न है, इंसुलिन एक तरह का क्या है? इसका सही जवाब है प्रोटीन। इंसुलिन का उपयोग मधुमेह रोग में किया जाता है, जो अग्नाशय से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के फेफड़े के आवरण को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है प्लूरा। प्लूरा फेफड़े की सुरक्षा करता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक गोलियों में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? इसका सही जवाब है एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन मादा हार्मोन होते हैं, जो लैंगिक जनन में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पीनियल ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? इसका सही जवाब है मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब है पीयूष ग्रंथि, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? इसका सही जवाब है अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय से ही इंसुलिन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, मानव की त्वचा का निर्धारण किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब है मेलानिन। मेलानिन जितना अधिक होगा तो शरीर का रंग काला होगा, इसके कम होने पर शरीर का रंग गोरा होगा। इसका अगला प्रश्न है, दांतों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका सही जवाब है ओडोंटोलॉजी। दांतों के ऊपर इनेमल की परत पाई जाती है, जिसके कारण ये चमकीले होते हैं। इसका अगला प्रश्न है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका सही जवाब है अस्थिमज्जा के द्वारा। अगला प्रश्न है, अस्थिमज्जा का निर्माण कहाँ से होता है? इसका सही जवाब है हड्डियों से।
अगला प्रश्न है, आँखों के नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? इसका सही जवाब है कार्निया। कार्निया आँख के अंदर पाया जाने वाला भाग होता है। अगला प्रश्न है, किस जंतु में तंत्रिका तंत्र होता है पर मस्तिष्क नहीं? इसका सही जवाब है हाइड्रिला में। आज का अगला प्रश्न है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? इसका सही जवाब है प्लीहा को, क्योंकि प्लीहा में आरबीसी की मृत्यु होती है। आज का अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसका सही जवाब है स्टेपीज। स्टेपीज हड्डी कान में पाई जाती है, जो कान के मध्य वाले भाग में स्थित होती है। आज का अगला प्रश्न है, कान में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। यदि एक कान की बात की जाए तो 3 हड्डियां तथा दोनों कान की बात की जाए तो 6 हड्डियां। कान के मध्य वाले भाग में केवल हड्डियां होती हैं। आज का अगला प्रश्न है, टीका की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर। आज का अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किस कारण होता है? इसका सही आंसर है विषाणु के कारण। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? इसका सही जवाब है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसका सही जवाब है यूरोक्रोम। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका सही आंसर है प्रोटीन का संश्लेषण करना। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की कोशिका में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? इसका सही जवाब है 20 अमीनो अम्ल। 20 अमीनो अम्ल को 64 प्रकार के कोडान कोड करते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का ईंधन किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है ग्लूकोज को। एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी अणुओं का निर्माण होता है, जो ऊर्जा के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया में संचित हो जाती है। अगला प्रश्न है, माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है पावर हाउस, क्योंकि ऊर्जा माइटोकॉन्ड्रिया में संचित होती है। अगला प्रश्न है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? इसका सही जवाब है 120 दिन। अगला प्रश्न है, कोशिका की मुद्रा किसे कहते हैं? इसका सही जवाब है एटीपी को। अगला प्रश्न है, एटीपी का पूरा नाम क्या होता है? इसका सही जवाब है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अगला क्वेश्चन है, एडीपी का पूरा नाम क्या होता है? इसका सही जवाब है एडिनोसिन डाईफास्फेट। हृदय के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है कार्डियोलॉजी। अगला प्रश्न है, हृदय का भार कितना होता है? इसका सही जवाब 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, स्त्री के हृदय का भार कितना होता है? इसका सही जवाब है 230 से 280 ग्राम। विटामिन का आविष्कार किसने किया था? इसका सही जवाब है फंक ने सन 1911 ईस्वी में। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है। इसमें कोई कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन उपापचय की क्रिया में सहायक होता है। अगला प्रश्न है, घुलनशील के आधार पर विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही जवाब है 2 प्रकार के। जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई, के। इसे एडक भी कह सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? इसका सही जवाब है विटामिन बी12। विटामिन डी तथा के का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। अन्य विटामिन का संश्लेषण विटामिन युक्त भोजन से होता है।
अगला प्रश्न है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब है रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी होता है। दूध, अंडा, पनीर, हरी सब्जी, मछली का तेल आदि के खाने से इस रतौंधी रोग से बचा जा सकता है। अगला प्रश्न है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है। इसका बिल्कुल सही जवाब है थायमीन। विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। विटामिन बी की कमी को पूरा करने के लिए मूंगफली, सूखी मिर्च, यकृत, अंडा, हरी सब्जी का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। इसका सही जवाब है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। स्कर्वी रोग के कारण मसूड़े फूल आते हैं। विटामिन सी की पूर्ति के लिए नींबू, संतरा, टमाटर तथा खट्टे पदार्थों का प्रयोग करना चाहिए। इट्स ओके। अगला क्वेश्चन है विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है। हाँ जी दोस्तों, इसका सही आंसर है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। यह रोग बच्चों में होता है। विटामिन डी की पूर्ति के लिए मछली के तेल, दूध, अंडे आदि का उपयोग करना चाहिए। इट्स ओके। अगला प्रश्न है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। हाँ जी दोस्तों, इसका सही आंसर है टोकोफेरॉल। विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण बांझपन नामक बीमारी उत्पन्न हो जाती है। विटामिन ई की पूर्ति के लिए अंकुरित धान, अंकुरित गेहूं आदि का प्रयोग करना चाहिए। अगला प्रश्न है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है। इसका सही जवाब है फिलोक्विनोन। विटामिन के की कमी से रुधिर का थक्का नहीं बनता है। विटामिन के की पूर्ति के लिए टमाटर, हरी सब्जी का उपयोग करना चाहिए। आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोगों के समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या होता है। सही जवाब है राइबोफ्लेविन। विटामिन बी2 की कमी से त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीभ का फटना आदि रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन बी2 की पूर्ति के लिए खमीर, कलेजी, दूध, मांस आदि का उपयोग करना चाहिए। इट्स ओके। इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोगों को पता चल गया होगा। आज का अगला प्रश्न है विटामिन बी3 का रासायनिक नाम क्या होता है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है पैंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी3 की कमी से बालों का सफ़ेद होना तथा मंद बुद्धि होना इसके क्या होते हैं, लक्षण होते हैं। विटामिन बी3 की पूर्ति के लिए मांस, दूध, मूंगफली, गन्ने का रस आदि प्रयोग में लाया जाता है। इट्स ओके गाइज, आपको इस क्वेश्चन का प्रश्न समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है विटामिन बी5 का रासायनिक नाम क्या होता है। निकोटिनामाइड नियासिन इस प्रश्न का सही जवाब है। विटामिन बी5 की कमी से पेलाग्रा या त्वचा दाद नामक रोग उत्पन्न हो जाता है तथा विटामिन बी4 की कमी से 4D सिंड्रोम भी हो जाता है। विटामिन बी5 की पूर्ति के लिए मांस, मूंगफली, आलू आदि का उपयोग करना चाहिए। इट्स ओके। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों के समझ में आया होगा। आज का अगला प्रश्न है विटामिन बी6 का रासायनिक नाम क्या होता है। इसका सही जवाब है पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया, त्वचा रोग उत्पन्न हो जाता है। विटामिन बी6 की पूर्ति के लिए यकृत, मांस, अनाज का उपयोग करना चाहिए। इट्स ओके गाइज।
इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों के समझ में आ गया होगा। आज का अगला प्रश्न है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है बायोटीन। विटामिन B7 की कमी से लकवा, सिर दर्द, बालों का गिरना आदि बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। विटामिन B7 की पूर्ति के लिए अंडा, मांस, दूध आदि का उपयोग करना चाहिए। आज का अगला प्रश्न है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है साइनोकोबालामीन। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया, पांडुरोग हो जाता है। विटामिन B12 का स्रोत मांस, कलेजी, दूध होता है। इसके सेवन से एनीमिया तथा पांडुरोग नहीं होता है। इट्स ओके। इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, फॉलिक अम्ल का रासायनिक नाम क्या होता है? इसका सही जवाब है टेरोइल ग्लूटामिक एसिड। विटामिन फॉलिक अम्ल से एनीमिया तथा पेचिश नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। फॉलिक अम्ल का स्रोत दाल, अंडा, सेम इत्यादि होता है। इसके सेवन से फॉलिक अम्ल की कमी नहीं होती है और एनीमिया तथा पेचिश नामक रोग नहीं उत्पन्न होता है। मलेरिया रोग किस परजीवी के द्वारा होता है? इसका सही जवाब है प्लाज्मोडियम परजीवी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग उत्पन्न हो जाता है। मादा एनाफिलीज मच्छर मलेरिया रोग का वाहक होता है। इस रोग का प्रमुख लक्षण होता है ठंड के साथ बुखार का आना। इट्स ओके। सभी दोस्तों को इस प्रश्न का आंसर समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, पायरिया रोग किस परजीवी के द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है एंट अमीबा जिंजीबेलिस। यह रोग दांतों में होता है जिसके कारण मसूड़ों से रक्त निकलने लगता है। आई होप इस प्रश्न का सभी दोस्तों को जवाब समझ में आया होगा। आज का अगला प्रश्न है, निद्राजनक बीमारी किस परजीवी के कारण होती है? इसका सही जवाब है ट्रिपेनोसोमा। निद्राजनक बीमारी से मस्तिष्क प्रभावित हो जाता है। निद्राजनक बीमारी सीसी मक्खी के काटने से होती है। सीसी मक्खी इस रोग की वाहक होती है। आज का अगला प्रश्न है, पेचिश रोग किस परजीवी के कारण होता है? इसका सही जवाब है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। पेचिश रोग से आंत प्रभावित होती है। पेचिश रोग का लक्षण होता है दस्त के साथ खून का आना। इसके साथ साथ आंत में सूजन भी उत्पन्न हो जाती है। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग शब्द का प्रयोग किसने किया था? इस प्रश्न का सही जवाब है मैककुलाच ने 1827 ईस्वी में मलेरिया रोग शब्द का प्रयोग किया था। लेवरन नामक वैज्ञानिक ने मलेरिया में प्लाज्मोडियम की खोज की थी। आज का अगला प्रश्न है, टेटनस रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है क्लॉस्ट्रिडियम टेटेनी। इस रोग का प्रमुख लक्षण होता है तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना। आज का अगला प्रश्न है, हैजा रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है विब्रियो कॉलेरी। हैजा रोग का प्रमुख लक्षण होता है लगातार दस्त और उल्टियाँ। आज का अगला प्रश्न है, टाइफाइड रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। टाइफाइड रोग आंत को प्रभावित करता है। तेज बुखार, सिर दर्द इसका प्रमुख लक्षण होता है।
अगला प्रश्न है, क्षय रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है माइकोबैक्टीरियम जीवाणु। क्षय रोग फेफड़े को प्रभावित करता है। इस रोग का प्रमुख लक्षण होता है बार बार खांसी के साथ कफ व रक्त का आना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही आंसर है कोरिनीबैक्टीरियम डिप्थीरी जीवाणु। डिप्थीरिया रोग के कारण श्वास नली प्रभावित होती है। डिप्थीरिया रोग का प्रमुख लक्षण होता है सांस लेने में कठिनाई एवं दम का घुटना। ओके गाइज, ये सभी दोस्तों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज का अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग किस जीवाणु के कारण होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है डिप्लोकोकस न्यूमोनी। निमोनिया रोग हमारे फेफड़ों को प्रभावित करता है। इस रोग का मुख्य लक्षण होता है तेज बुखार का आना तथा फेफड़ों में सूजन। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। आज का अगला प्रश्न है, कोढ़ रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। कोढ़ रोग तंत्रिका तंत्र की त्वचा को प्रभावित करता है। कोढ़ रोग का मुख्य लक्षण होता है शरीर पर चकत्ते का पड़ना और तंत्रिका तंत्र का प्रभावित होना। कोढ़ रोग में कुछ समय के बाद शरीर गल कर गिरने लगता है। इसे छुआछूत का भी रोग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गोनोरिया रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? इसका सही जवाब है नाइसेरिया गोनोरियाई। गोनोरिया रोग मूत्रमार्ग को प्रभावित करने वाला रोग होता है। इस रोग के कारण मूत्रमार्ग में जलन होने लगती है और मूत्रमार्ग में सूजन आ जाती है। इट्स ओके, ये भी प्रश्न आप सभी लोगों के समझ में आया होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये इंटर बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाने वाला बार बार क्वेश्चन है। आज का अगला प्रश्न है, सिफिलिस रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है टैपोनमा पैलेडम। सिफिलिस रोग शिशन अंग को प्रभावित करता है। इस रोग का प्रमुख लक्षण होता है शिशन में घाव का होना। सिफिलिस एक यौन संचारित रोग भी होता है। आज का अगला प्रश्न है, कॉलरा एवं टीबी के जीवाणु की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का सही जवाब है रॉबर्ट कोच ने। अगला क्वेश्चन है, रेबीज का टीका की खोज किसने की थी? इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है लुई पाश्चर ने। अगला प्रश्न है, बच्चों को डीपीटी का टीका क्यों लगाया जाता है? इसका सही जवाब है काली खांसी, डिप्थीरिया, टिटनेस आदि के लिए। अगला प्रश्न है, फाइलेरिया रोग किस जीवाणु के द्वारा होता है? प्रश्न का सही जवाब है बाउचेरिया बैंक्राफ्टी। फाइलेरिया रोग को हाथी पांव रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गंजापन किसके द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है टीनिया कैपिटिस कवक के द्वारा। गंजापन एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें सिर के बाल झड़ जाते हैं। इसका अगला प्रश्न है, दाद रोग किस कवक के कारण होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है टाइकोफाइटान लेरुकोसम। यह एक संक्रामक रोग है। इस रोग में त्वचा पर छाले पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है, एड्स रोग किस विषाणु के कारण होता है? प्रश्न का सही जवाब है
HIV विषाणु यह WBC को प्रभावित करता है। इसका मुख्य लक्षण होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को नष्ट करना। अगला प्रश्न है डेंगू ज्वर किस विषाणु के द्वारा होता है? इसका सही जवाब है मादा एडिस मच्छर। डेंगू ज्वर का मुख्य लक्षण होता है बुखार, सिर दर्द, बदन में दर्द, मुख या आहार नाल से रुधिर का निकलना। आई होप इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों के समझ में आया होगा। आज का अगला प्रश्न है डेंगू वायरस के प्रति अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है, अतः मच्छरों के काटने से बचना ही डेंगू से बचने का एकमात्र उपाय है। अगला प्रश्न है चिकनगुनिया किस विषाणु के द्वारा होता है? इसका सही जवाब है चिकनगुनिया रोग मादा एडिस मच्छर के 2 प्रजातियों के काटने से होता है। पहली प्रजाति एडिस एल्बोपिक्टस, दूसरी प्रजाति है एडिस एगिप्टी। सिर दर्द, बदन दर्द, जोड़ों का सूजन चिकनगुनिया के मुख्य लक्षण होते हैं। अगला प्रश्न है पित्त ज्वर किस विषाणु के द्वारा होता है? जी दोस्तों, इस प्रश्न का सही जवाब है एडिस मादा मच्छर के काटने से। इस रोग के प्रमुख लक्षण होते हैं सिर दर्द, सर्दी, कमर में दर्द। इसमें पीलिया के कारण त्वचा भी पीली हो जाती है। लगभग 5 दिन में पित्त ज्वर के लक्षण समाप्त हो जाते हैं, लेकिन 15% रोगियों को पुनः ज्वर आने लगता है। आज का अगला प्रश्न है एलिसा परीक्षण कब किया जाता है? एलिसा परीक्षण HIV वायरस की जांच के लिए तथा रुधिर में अल्कोहल की जांच के लिए किया जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है हर्पिस रोग किस विषाणु के द्वारा होता है? सही जवाब है हर्पिस विषाणु। इसके कारण त्वचा में सूजन आ जाती है। रोग संबंधी हमने सभी क्वेश्चन करा दिया है।